क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भारत को जिस नज़र से देखती है, एक बेहद आध्यात्मिक, साधु संतों, योग और रहस्यों का देश, क्या ये छवि पूरी तरह से सच है? या फिर इस छवि को किसी खास मकसद के लिए तैयार किया गया था? जी हाँ, पश्चिमी दुनिया ने एशिया और खासकर भारत को समझने के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार किया, जिसे इतिहास में प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह कोई न्यूट्रल या निष्पक्ष स्टडी नहीं थी। इसके पीछे छिपा था उपनिवेशिक शासन या ब्रिटिश राज को सही ठहराने का एक गहरा खेल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय दृष्टि से प्राच्यवाद क्या है और कैसे भारत को सिर्फ एक अतीत का देश बनाकर रख दिया गया था। सामान्यतः प्राच्यवाद उस बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके तहत यूरोपीय पश्चिमी विद्वानों ने एशिया और विशेष रूप से भारत जैसे समाजों के बारे में ज्ञान का एक व्यवस्थित भंडार निर्मित किया। यह ज्ञान तटस्थ विवरण नहीं था, बल्कि उपनिवेशिक शासन, यूरोपीय श्रेष्ठताबोध और पूर्व को अन्य के रूप में गढ़ने की रणनीतियों में गहराई से जोड़ा गया था। भारतीय दृष्टि से प्राच्यवाद पर विचार करने का अर्थ है यह देखना कि भारत को किन रूप को, छवियों और अवधारणाओं के माध्यम से परिभाषित किया गया। उन छवियों ने भारतीय समाज, इतिहास और आत्मबोध को किस प्रकार से प्रभावित किया, साथ ही भारतीय विद्वानों, आंदोलनों तथा वैचारिक धाराओं ने इन निर्माणों को कैसे चुनौती दी और पुनर्व्याख्यायित किया। भारतीय संदर्भ में प्राच्यवाद को समझने के लिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ करना जरूरी है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद अनेक अध्येता प्राच्य अध्ययन के क्षेत्र में आए, जो प्राच्यविद के रूप में ही जाने जाते थे। अध्ययन की यह परंपरा इतनी व्यापक थी कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रवर्ती विद्वान स्वयं को प्राच्यवाद की इस परंपरा में ही अंकित करवाना चाहते थे। एशियाटिक सोसाइटी ने अनेक विषयों पर शोध कराए थे। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, प्राचीन पांडुलिपियों का पता लगाया, व्याकरणों की रचना की, भारतीय कानून, जाति प्रथा और सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया और भारतीय परिवेश से प्रेरणा लेकर काव्य सृजन भी किया। वेद, महाभारत, मनुस्मृति, हितोपदेश, कालिदास, जयदेव, प्राचीन भारतीय संगीत, दर्शन, पुराण, ज्योतिष, बीजगणित, नाट्यशास्त्र, खुसरो, निजामी के संदर्भ में उन्हें विस्तृत जानकारी थी और इस जानकारी को उन्होंने अंग्रेजी में उपलब्ध कराया। इस अध्ययन के माध्यम से भारत को प्राय इस तरह प्रस्तुत किया गया कि यह अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली सभ्यता और अत्यधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से स्थिर, जड़ और आज सुधार की क्षमता से रहित समाज है। भारतीय समाज के बारे में इस तरह की धारणा प्रस्तुत की गई और इस तरह प्राच्यवादी लेखन ने भारत की ऊंचाइयों को स्वीकार करते हुए भी उसे वर्तमान से काटकर अतीत में कैद कर दिया, ताकि आधुनिकता, प्रगति और विवेकशील सुधार का श्रेय यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों को दिया जा सके। औपनिवेशिक प्रशासन के लिए भारतीय समाज, कानून और धर्म को समझना एक राजनीतिक आवश्यकता भी थी। प्राच्यवादी विद्वानों द्वारा तैयार किए गए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के सैद्धांतिक संहिताकरण ने ब्रिटिश न्यायालयों को भारतीयों पर शासन करने के लिए कानूनी आधार प्रदान किए। जाति, धर्म और समुदाय के बारे में बने प्राच्यवादी सरलीकरणों को जनगणना, स्थायी बंदोबस्त, प्रशासनिक वर्गीकरण आदि में रूपांतरित किया गया, जिससे समाज को प्रबंधनीय ढांचों में बांटना संभव हुआ। भारतीय दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया भारत की खोज से अधिक भारत का उपनिवेशिक निर्माण ज़्यादा थी, जिसमें ज्ञान उत्पादन
शासन की रणनीति का हिस्सा बन गया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोलिस्ट धाराओं के बीच शिक्षा और ज्ञान की भाषा को लेकर तीखा विवाद हुआ। प्राच्यवादी पक्ष भारतीय भाषाओं, खासकर संस्कृत, अरबी, फारसी और पारंपरिक ग्रंथों को शिक्षा व्यवस्था का आधार बनाए रखना चाहता था, जबकि जो एंग्लिस्ट पक्ष थे, खासकर मैकाले जैसे विद्वान, वे अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को ही सच्ची शिक्षा मानते थे। भारतीय दृष्टि से यह संघर्ष केवल भाषाई नहीं था। यह प्रश्न था कि भारत को अपने अतीत के सहारे समझा जाएगा या उसके अतीत को तिरस्कृत करके एक नई उपनिवेशिक आधुनिकता थोप दी जाएगी। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हुआ, भारतीय इतिहासकारों, चिंतकों और राजनीतिक नेताओं ने प्राच्यवादी तथा एंग्लिस्ट दोनों तरह की उपनिवेशिक धारणाओं पर प्रश्न उठाए कि भारत का इतिहास केवल आध्यात्मिक या रहस्यवादी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक संघर्षों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों से भरपूर है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में मौर्य, गुप्त, दक्षिण भारतीय राजवंशों, मध्यकालीन भारतीय समाज और आधुनिक सुधार आंदोलनों को नए सिरे से समझने का प्रयास हुआ, ताकि भारत को निष्क्रिय नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली सक्रिय शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस तरह भारतीय दृष्टि ने प्राच्यवाद की उस प्रवृत्ति को खारिज किया जिसमें भारत को सदा सर्वदा एक सा और परिवर्तन असक्षम समाज दिखाया जाता था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ज्ञान उत्पादन स्वयं एक संघर्ष का मैदान बन गया। गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, राधाकृष्ण आदि विचारकों ने भारत के अतीत और वर्तमान को ऐसी व्याख्याएं दी जो ना तो प्राच्यवादी रोमानीकरण को स्वीकार करती थी और ना ही उपनिवेशिक तिरस्कार को। हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी आदि भाषाओं में लिखा गया साहित्य, इतिहास और आलोचना भारतीय अनुभवों को केंद्र में रखकर नए बौद्धिक क्षितिज रच रही थी, जो यूरोपीय ज्ञान ढांचों के अधीन नहीं थी। भारतीय दृष्टि से यह प्रयास ज्ञान की स्वराज की लड़ाई थी, यानी भारत को केवल अध्ययन वस्तु नहीं बल्कि स्वयं अपनी शर्तों पर ज्ञान निर्माता के रूप में स्थापित करना था। 1978 में एडवर्ड सईद की पुस्तक ओरिएंटलिज्म द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ईस्ट ने यह दिखाया कि ओरिएंट पर फैला विशाल साहित्य वस्तुनिष्ठ विज्ञान नहीं बल्कि औपनिवेशिक सत्ता का वैचारिक उपकरण है, जो पूर्व को रहस्यमय, कामुक, असंगत और पिछड़ा बनाकर पश्चिम की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। भारतीय संदर्भ में इस सिद्धांत ने यह समझने का ढांचा दिया कि ब्रिटिश इतिहास लेखन, निर्वंश शास्त्र, धर्म अध्ययन और यात्रा वृत्तांतों ने किस प्रकार भारत की एक खास छवि तैयार की, और वे छवि आज भी नीतियों, पाठ्यपुस्तकों और लोकप्रिय मीडिया में किस रूप में जीवित है। ज्ञान प्रकाश, रोनाल्ड इंडेन, निकोलस डिकर्स, आशीष नंदी आदि जैसे विद्वानों ने भारत के संदर्भ में प्राच्यवाद और उपनिवेशिक ज्ञान व्यवस्था की आलोचना को आगे बढ़ाया। इंडेन ने दिखाया कि पश्चिमी समाज विज्ञान ने भारत को जाति प्रधान, सामुदायिक और पारंपरिक समाज के रूप में जड़ कर दिया, जिससे भारतीयों की राजनीतिक, ऐतिहासिक सक्रियता और आधुनिकता को नजरअंदाज किया गया। ज्ञान प्रकाश ने औपनिवेशिक विज्ञान और इतिहास लेखन का विश्लेषण करते हुए तर्क दिया कि आधुनिकता स्वयं एक विवादित, बहुकेंद्रित प्रक्रिया है। भारत की आधुनिकता को केवल पश्चिम की छाया के रूप में समझना भी एक प्रकार का प्राच्यवाद है। भारतीय दृष्टि से ये प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ये संकेत करते हैं कि समस्या केवल औपनिवेशिक अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान ज्ञान संरचनाओं में भी निहित है, जिन्हें बदले बिना
वास्तविक बौद्धिक स्वाधीनता संभव नहीं है। समकालीन भारत में प्राच्यवाद पर बहस अब विश्वविद्यालयों और शोध लेखों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, मीडिया और सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बन चुकी है। इतिहास के पाठ्यक्रमों, विद्यालयी पुस्तकों और विश्वविद्यालय सिलेबस में औपनिवेशिक दृष्टिकोण को संशोधित करने, भारतीय स्रोतों और वैकल्पिक दृष्टियों को स्थान देने की मांग बार बार उठ रही है। साथ ही यह भी चिंता है कि कहीं औपनिवेशिक इतिहास लेखन की जगह केवल रूमानी राष्ट्रवाद या किसी एक पहचान केंद्रित दृष्टि को ही प्राथमिकता ना मिल जाए। इसलिए एक आलोचनात्मक बहुलतावादी भारतीय दृष्टि की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। भारतीय दृष्टि से प्राच्यवाद की चर्चा का अर्थ केवल पश्चिम विरोध नहीं है। इसका अर्थ है भारत अपनी ज्ञान परंपराओं, भाषाओं, दार्शनिक साहित्यिक धारणाओं और ऐतिहासिक अनुभवों को विश्व स्तरीय बौद्धिक संवाद में समान भागीदारी के रूप में रखे। ये दृष्टि प्राच्यवादी रूढ़ियों जैसे कि शाश्वत आध्यात्मिक भारत, अपरिवर्तनीय जाति संरचना, इतिहासहीनता, इन सब को तोड़ते हुए भारतीय समाज की विविधता, संघर्षशीलता और आधुनिक संरचनात्मक क्षमता को उजागर करती है। इसलिए आज प्राच्यवाद पर भारतीय दृष्टि एक द्वंद्वात्मक परियोजना है, जिसमें एक और औपनिवेशिक ज्ञान संरचनाओं की आलोचना है, तो दूसरी ओर अपने अनुभवों से उपजी वैकल्पिक, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी ज्ञान परंपरा को गढ़ने का सृजनात्मक प्रयास भी इसमें शामिल है। धन्यवाद।